अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आशिर अज़ीम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ZA Academy BK। कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स के 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 9वां लेक्चर करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम इटरेशन के बारे में पढ़ेंगे और हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इटरेशन क्या है और ये लूप्स क्या हैं। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, लूप्स को हम यूज़ करके बहुत इजीली बहुत डिफ़िकल्ट प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। जैसा कि हम जैसे टेबल होता है, 2 का टेबल, 10 का टेबल, तो हम अगर खुद करने बैठें तो मतलब काफ़ी जो बड़े टेबल होते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरह ये लूप्स को हम यूज़ करके हम जितना भी उसको रिपीट करवा सकते हैं, मीन के 100 टाइम्स, जैसे 10 100 दा, 10 200 दा और 100 दा। सो इस तरह बहुत ज़्यादा इटरेशन करवा के हम अपना रिज़ल्ट सेकंड्स में हासिल कर सकते हैं, सो इटरेशन को यूज़ करके। तो इसका बहुत एडवांटेज है। दूसरा, हम मुख्तलिफ़ पैटर्न्स भी ड्रा कर सकते हैं, ट्रायंगल्स और मुख्तलिफ़ पैटर्न, शेप्स वगैरह इस इटरेशन को यूज़ करके हम ड्रा कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो अब आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ इटरेशन। इटरेशन क्या है? इन प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकली इटरेटिव रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन और कोड बीइंग रिपीटेड until a specific end result is achieved। इटरेशन का मतलब है कि बार बार कोई चीज़ रिपीट होना जब तक कि कोई एंड रिज़ल्ट ना आ जाए, यानी या कोई ऐसी कंडीशन दी हुई हो कि जो उसको लास्ट में एंड करवा दे उस रिपीटेशन को, और हमें वहाँ तक वो रिज़ल्ट चाहिए हो, उस हद तक, उस कंडीशन तक। तो इसको हम कहते हैं कि ये हम इटरेशन करवा रहे हैं, यानी उस प्रोग्राम में। तो इटरेटिव डेवलपमेंट इज़ समटाइम्स कॉल्ड सर्कुलर और एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। इसको हम सर्कुलर और एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक जैसे कि सर्कल में अगर कोई चीज़ घूम रही हो तो वो बार बार अपना रोटेशन करती है और बार बार एक पॉइंट के गिर्द घूमती रहती है, वापस आके वहीं से गुज़रती है, ठीक है। तो ये भी वैसे ही है, इटरेशन भी। तो इटरेशन इज़ द रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम C++। सो यहाँ हमारे पास 3 किस्म की जो है ना इटरेशंस हैं, जिसके अंदर जिनको हम लूप्स भी कहते हैं, वाइल, डू वाइल स्टेटमेंट एंड फॉर स्टेटमेंट। इटरेशन स्टेटमेंट आर आल्सो कॉल्ड लूप्स, इसको हम लूप्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं कि वाइल स्टेटमेंट क्या है। द सिंटैक्स फॉर द वाइल स्टेटमेंट इज़ वाइल, कंडीशन एंड स्टेटमेंट। ये इंतहाई सिंपल जो है ना कैटेगरी है लूप्स की, वाइल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, वाइल लूप भी इसे कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वाइल लिख के प्रोग्राम में जो हमें और ये याद रहे कि जो W होगा वो हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, ठीक है। वाइल का स्मॉल ही W से स्टार्ट करेंगे, यानी सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल ही होंगे। वाइल, और फिर हम ब्रैकेट डालेंगे और उसके अंदर हम कोई कंडीशन देंगे, कोई भी हो सकती है वो। आगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर फिर मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम स्टेटमेंट लिख देंगे, यानी जैसे सी आउट लिखते हैं, ठीक है। वेयर कंडीशन इज़ एन इंटीग्रल एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट इज़ एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। अब ये चीज़ गौर करने वाली है कि कंडीशन क्या है, इंटीग्रल एक्सप्रेशन। कोई भी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर, ठीक है जी, और जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो हम लिखते हैं, जैसे सी आउट हो गया। तो ये इन दोनों में जो डिफ्रेंशिएट करती है ना चीज़, कंडीशन और स्टेटमेंट में, वो यही चीज़ है। अच्छा, तो उसके बाद ये है कि
इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज़ ज़ीरो मीनिंग फॉल्स, किसी भी एक्सप्रेशन की अगर वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी यानी वो फॉल्स हो जाएगा, देन द स्टेटमेंट इज़ इग्नोर्ड एंड द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इमीडिएटली जंप्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड देन फॉलो द वाइल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा और फ़ौरन ही प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जंप करेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर नॉन ज़ीरो हो गया एक्सप्रेशन या वो वैल्यू ट्रू होगी तो जो स्टेटमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करवा देगा अनटिल जब तक कि उसको सारी वैल्यूज़ मिलती जाएंगी तो वो उसको एग्जीक्यूट करा देगा। और लास्ट में जब उसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी यानी फॉल्स होगा, ज़ीरो होगा, तो लास्ट में वो हमें प्रिंट आउट करके हमारा सी आउट दे देगा वो। तो मतलब ये है कि इसका कि वो रिपीट करता रहेगा तब तक के जब तक के सारी वैल्यूज़ को वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं करवा लेता, तो तब तक वो प्रोसेस करता रहेगा जितनी जो हमने कंडीशन दे रखी होगी। जहाँ तक 10 दफ़ा इटरेशन करानी है तो 10 दफ़ा वो स्टेटमेंट को देखेगा, पहले वो एक स्टेटमेंट गुजारेगा जब तक वो गलत नहीं होती, हाँ, तो नेक्स्ट इटरेशन पे वो नहीं जाएगा। जैसे ही वो गलत होगी वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, वो ट्रू होगी उसको प्रिंट आउट करा के फिर ट्रू होगी तो फिर प्रिंट कराएगा एंड देन दोबारा जब कराने लगेगा उसको गलत लगेगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। तो इसी तरह ये लूप चलती जहाँ तक हमने कंडीशन दे रखी होगी वहाँ तक ये चलती जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस सारी लूप्स में जारी रहेगा। तो डू वाइल में हमने डू लिखना है, फिर हमने लिखनी है स्टेटमेंट एंड देन वाइल की कंडीशन लिख देनी है। अब अगर वाइल में देखें तो हम कंडीशन के बाद स्टेटमेंट लिखते थे, लेकिन डू वाइल में है कि डू लिखने के बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर कंडीशन लिखेंगे। अब स्टेटमेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो इधर के सी आउट से हट के, क्योंकि सी आउट हम वाइल कंडीशन के फ़ौरन बाद लिखेंगे, ठीक है। तो लेकिन उसमें था कि जस्ट वाइल वाली कंडीशन में था कि वाइल कंडीशन वाइल लिखेंगे कंडीशन लिखेंगे, फिर हम उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट्स के बाद भी सी आउट हम लिख सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ना सी आउट जो होगा वो जस्ट स्टेटमेंट नहीं हो, सी आउट का एग्जीक्यूशन में किरदार होगा, लेकिन जो कंडीशन है ना कंडीशन वो उस लूप के लिए इम्पोर्टेंट होगी कि कहाँ तक उसने चलना है। वेयर कंडीशन इज़ एन इंटीग्रल एक्सप्रेशन, ये सेम वही बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही है, जब हम प्रोग्राम करेंगे तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो है ना फॉर स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है ना हम जस्ट पहले जो सिंपल हमने इंटीजर्स डिफ़ाइन करवाने होते हैं वो करवा लेंगे, तो फिर हम जब फॉर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर हम फॉर लिखने के बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे स्मॉल, तो उसके अंदर जो हमने सारे काम एक ही कंडीशन इसके अंदर लूप के अंदर कर देने हैं। यानी हमने इनिशियलाइजेशन भी इसी के अंदर करा देनी है, कंडीशन भी इसी के अंदर दे देनी है, और अपडेट भी जो करवाना होगा अपनी लूप में, जो अपडेटेशन होगी, ठीक है, वो भी इसी एक ही फॉर की ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगी। और लास्ट में फिर स्टेटमेंट यानी सी आउट वगैरह। तो इसके जो है ना इसके जो 5 स्टेप हैं कि एवेल्यूएट द इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, फिर कंडीशन, फिर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, फिर अपडेट एंड रिपीट स्टेप 2 और 4। यानी 2 और 4 को वो रिपीट करता रहेगा, कंडीशन को वो रिपीट करता रहेगा जब तक कि वो गलत नहीं होगा, जैसे हमने पहले देखा है। जब तक ट्रू होता रहेगा वो एग्जीक्यूट फॉल्स होगा तो वो नेक्स्ट पे जाएगा और एग्जीक्यूट कराएगा, फिर ट्रू होगा, देन लास्ट में जाके जब सारी वैल्यूज़ वो कर लेगा, रिपीट या रिपीटेशन कंप्लीट हो जाएगी, देन वो हमें लास्ट में रिज़ल्ट दे देगा उतनी इटरेशन के बाद। तो ये जब हम प्रोग्राम करेंगे उसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम वाइल लूप को यूज़ करते हुए और इटरेशन मेथड को यूज़ करते हुए टेबल का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, मतलब 2 का टेबल, 3 का, 4 का, अब मतलब तो
इसके लिए मैंने इंटीजर डिफ़ाइन किया i = 1 n = 10। अब i इटरेशन के लिए मतलब हमने किया कि इटरेशन कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, 10 तक जाए। तो इटरेशन क्या होता है, बार बार वैल्यूज़ का रिपीट होना। तो कितने बार रिपीट हो, 10 टाइम्स। सो तो मैं लिखता हूँ सी आउट टेबल ऑफ 10, ये एज इट इज़ लिखने के लिए, एंड एल। उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ वाइल लूप। वाइल का W जो है वो स्मॉल लिखना है। बाज़ दफ़ा इंसान W को कैपिटल लिख देता है पेपर में, तो इस वजह से गलती हो जाती है फिर, क्योंकि कैपिटल कमांड में नहीं है। तो इटरेशन स्टार्ट हो इटरेशन लेस देन एंड इक्वल टू n, 1 से स्टार्ट हो और n के बराबर तक हो, उससे बड़ी भी ना हो। तो यानी 10 इटरेशन हो गई टोटल। और अब मैं लिखता हूँ सी आउट 10 और उसके बाद टैब का फासला मिले हमें। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ शो कराने के लिए, और फिर आई, और इसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने लगाना है। और उसके बाद फिर टैब के फासले पर हमें इक्वल टू t and then 2 multiply by iteration, 10 multiply by iteration and L। सो ये हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हम अब देखते हैं, क्योंकि हमने कितनी दफ़ा इटरेशन लगाई है, n = 10, तो 10 टाइम रिपीट हो रही है वैल्यू, 10 1s are 10, तो ये 10 का टेबल है। तो अगर अब मैं देखता हूँ इसमें लॉजिक क्या है, तो यहाँ से तो समझ आ गई कि i = 1, इटरेशन 1 से स्टार्ट होगी और 10 तक जाएगी। फिर मैंने लिखा एज इट इज़ शो कराने के लिए कि टेबल ऑफ 10, कौन सा टेबल है, वो टेबल ऑफ 10 है। वाइल लूप को यूज़ किया, i लेस देन = n, यानी जो लूप हो वो n तक चले, ठीक है जी। इटरेशन n तक हो, और n मैंने दिया 10 टाइम्स इटरेशन हुई। तो उसके बाद मैंने सी आउट में ये यानी 10 का टेबल है, तो ये एज इट इज़ हमें दिखाई दे रहा है 10। फिर टैब का फासला, ये अंदर जो फासला यहाँ दिखाई दे रहा है, ये टैब का फासला। फिर देन मल्टीप्लाई, और फिर टैब का फासला ये, ठीक है। और फिर i प्लस प्लस। अब i प्लस क्या है कि पहली लूप में i होगा 1, 10 1s are 10, तो 10 मल्टीप्लाई i, पहली लूप फर्स्ट टाइम क्या होगा 1, तो 10 मल्टीप्लाई 1 एंड देन फिर टैब का फासला, फिर इक्वल टू के बाद टैब का फासला, एंड देन 10 मल्टीप्लाई i, और i पहले क्या होगा 1, तो 10 मल्टीप्लाई बाय i यानी 1 = 10। अब लूप जब सेकंड टाइम चलेगी तो उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, इटरेशन में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी अब वो 2 हो जाएगी इटरेशन, i की वैल्यू 2 पे चली जाएगी। तो 10 मल्टीप्लाई बाय ये जो i है, अब प्लस प्लस इस पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग गया है, तो ये 2 हो चुका है। अब ये क्योंकि 2 हो चुका है, फिर टैब का फासला, एंड 10, अब ये क्योंकि 2 हो चुका है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो हमें आंसर मिलेगा 20। इसी तरह फिर ये एक नेक्स्ट टाइम लूप पे एक का इंक्रीमेंट और हो चुका होगा, तो वो हो जाएगी 3, तो i की वैल्यू चेंज हो जाएगी 3। और ये कब तक जाएगी, क्योंकि हमने लूप के अंदर बता रखा है कि ये n तक जाए, n तक यानी 10 तक, उसके बाद ये लूप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है, और हमें जो वैल्यूज़ हैं वो मिल जाएंगी जहाँ तक हमने डिमांड की है 10। अब यहाँ मैं अगर n की वैल्यू रखता हूँ 100 तो हमें यही टेबल 100 तक मिल जाएगा। अब मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, ये देखें 100 तक हमें पूरा कैलकुलेट करके दे दिया, 10 100 आर। तो ये तो है मैनुअल तरीका कि मतलब मैंने 10 का टेबल कह रखा है और 10 ही दे रखा है, या मुझे यहाँ इनपुट से ही चेंज करनी पड़ेगी वैल्यू। अब एक और मेथड है जिसके अंदर हम ऑटोमेटेड प्रोग्राम बनाएंगे थोड़ा सा इससे यूनिक टेबल का। उसके अंदर हम आउटपुट में ही डिसाइड करेंगे कि हम कौन से टेबल लिखना चाह रहे हैं, 10 का, 2 का, 3 का। इसमें तो हमें इनपुट में वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, उसमें हम आउटपुट में डिसाइड करेंगे खुद। तो ये था कि हम वाइल लूप को यूज़ करते हुए कैसे टेबल को बना सकते हैं डेव C++ में। अच्छा, अब हम जो प्रीवियस प्रोग्राम था टेबल वाला उसका ऑटोमेटेड वर्जन बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 3 इंटीजर्स डिफ़ाइन कर रखे हैं, n, i एंड m। तो अब मैं पहले लिखता हूँ सी आउट टेबल ऑफ n एंड l। सो उसके बाद मैं लिखता हूँ इसको सी इन में n, सॉरी मैं ले यहाँ से n को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। टेबल ऑफ लिख के और सी एन n, यानी कौन सा टेबल n का, n मीन 10 का, 2 का, 3 का, ये अब हम आउटपुट में डिसाइड करेंगे। उसके बाद मैं लिखता हूँ सी आउट टेबल स्टार्ट्स फ्रॉम सेम वैसे ही एंड l एंड सी इन i, यानी वो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से, 2 से, 3 से। यानी जैसे 3 का टेबल मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ 3 से, 3 3s are, तो वो डायरेक्ट 3 से ही स्टार्ट करेगा और फिर आगे फॉरवर्ड चलेगा। तो उसके बाद मैं लिखता हूँ सी आउट टेबल एंड एट एंड l। अब यहाँ भी मैं सी इन दूंगा m। कहाँ तक जाएगा टेबल, वो जो है ना वेरिएबल कौन सा डिफाइन करेगा, कौन सा इंटीजर, m। उसके बाद अब ये तो हमने एक तरतीब बना ली। इसके बाद हमने यूज़ करना है वाइल लूप को। वाइल और ब्रैकेट के अंदर वाइल लूप हम लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट में। इटरेशन स्टार्ट हो कहाँ से, जहाँ से भी हो, लेकिन वो लेस देन एंड इक्वल टू होनी चाहिए m के। और फिर मैं लिखता हूँ सी आउट n n मतलब कौन सा टेबल, वो जो हमने पहले कह रखा है सी इन में 10 का होगा, 2 का होगा, तो वो ऑलरेडी इधर आ जाएगा सी आउट n एंड फिर हमें टैब के फासले पे के बाद मल्टीप्लाई का साइन शो हो।
मल्टीप्लाई, सेम प्रीवियस प्रोग्राम की तरह ही है ये, बस थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है, वो जब लास्ट में प्रोग्राम बन जाएगा फिर मैं बताऊंगा। आई प्लस प्लस n multiply by iteration and n। तो प्रोग्राम हमारा रेडी है। लास्ट में मैं लिख देता हूँ रिटर्न 0। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, टेबल ऑफ व्हाट 3 स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड्स एट 10। तो ये देखें 10 तक हमें टेबल मिल गया जो कि 1 से स्टार्ट हुआ है और 10 तक है, यानी 3 1s are 3 एंड 3 का टेबल ये कंटिन्यूसली आगे जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके प्रोग्राम की तरफ देखूं इनपुट में तो हमने सबसे पहले 3 इंटीजर डिफ़ाइन किए थे। जो n है वो डिफ़ाइन करता है कि कौन सा टेबल होगा, ठीक है, और जो i है वो डिफ़ाइन करता है कि कहाँ से टेबल को स्टार्ट होना चाहिए और m कहाँ तक जाना चाहिए। तो उसके बाद वाइल लूप को मैंने m पे इसलिए यूज़ किया, m तक जाने है ना, इटरेशन ने टेबल ने m तक जाना है और टेबल कौन सा n का। तो उसके बाद अगर मैं वाइल लूप के सी आउट में देखता हूँ तो सी आउट n मीन कि कौन सा टेबल है 3 का है, तो वो ऑटोमेटिकली n की जगह 3 पुट कर देगा यहाँ। और फिर टैब के फासले के बाद मल्टीप्लाई का साइन, फिर उसके बाद टैब के फासले पे हमें इटरेशन सेम वैसे ही, ठीक है, इटरेशन। और इटरेशन जो है हमने लगानी किस पे है n पे, क्योंकि टेबल जिसका है उसी पे इटरेशन लगानी है। 3 का है तो 3 पे इटरेशन लगेगी और 1 का साथ इंक्रीमेंट होता जाएगा प्रीवियस से, यानी 1 बढ़ाता जाएगा वो। तो एक पहले 3 1s are 3, फिर 3 2s are, फिर 3 3s are, सो ऐसे ही। अब इसी तरह मैं एंड्स एट। अच्छा, एक दफ़ा फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ। टेबल ऑफ 99 स्टार्ट्स फ्रॉम लेट्स सपोज 4 से एंड एंड्स एट 9। अब देखें इसने डायरेक्ट स्टार्ट ही किया है 4 से, 99 4s are 396 एंड आगे कंटिन्यू। तो इसी तरह ये जो है ना, ये थोड़ा ऑटोमेटेड वर्जन है कि हम आउटपुट में ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमने टेबल को किस तरह कंपोज करना है। उसमें ये था कि हम बाउंड हो गए थे कि हमने जो टेबल लिखना है वो इनपुट में ही बता देना कि 10 का है, 2 का है, 3 का है। इसमें है कि हम आउटपुट में खुद ही डिसाइड करेंगे कि टेबल कौन सा होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ ख़त्म होगा। तो ये जो 2 प्रोग्राम है ये टेबल के ही प्रोग्राम है। सेकंड वाला जो मेथड है ये बेस्ट मेथड है, प्रीवियस जो था वो बेसिक मेथड है। तो जो भी बनाएं, जिससे भी आप प्रोग्राम बनाएं तो होगा प्रोग्राम ठीक ही। अच्छा, अब हम वाइल लूप को ही यूज़ करते हुए सम ऑफ इंटीजर्स का एक प्रोग्राम बनाएंगे कि पहले 10 इंटीजर्स का सम क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स का, या पहले 2 इंटीजर्स का, या पहले 3 इंटीजर्स का, या पहले 100 इंटीजर्स का। तो वो एग्जैक्ट हमें लूप को यूज़ करते हुए सम मालूम करके दे देगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं इंटीजर डिफ़ाइन कर लेता हूँ। इंटीजर इटरेशन यानी आई स्टार्ट हो 1 से एंड n, इन दोनों को मैंने डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद मैं सी आउट में लिखता हूँ सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड l, एंड देन मैं लिखता हूँ मैं सी इन देता हूँ, सी इन के कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स
जो n तक हों, यानी 10 हो या 2 हो, वो सी इन में हम डिक्लेयर करवा देते हैं। उसके बाद मैं लिखता हूँ इंट, दोबारा लिख के इंट सम इज़ इक्वल टू 0, सम इज़ इक्वल टू 0, सम 0 से स्टार्ट हो, बिल्कुल स्टार्ट से। और फिर मैं वाहिल लूप को यूज़ करता हूँ, i लेस देन इक्वल टू n तक जाए, ठीक है, इटरेशन। उसके बाद सम, अब ये क्या है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो हमने कंपोजिट ऑपरेटर्स पढ़े थे, ठीक है, तो ये मैं वो यूज़ करता हूँ, सम प्लस इज़ इक्वल टू इंक्रीमेंट, इटरेशन में इंक्रीमेंट एक होती जाए और जो प्रीवियस सम है वो साथ साथ ऐड होता जाए। तो ये कैसे होगा, ये अब हम आगे देखते हैं, लास्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सी आउट सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ टैब के फासले पर, उसके बाद n एंड फिर टैब का फासला देना है हमने, इंटीजर्स आर सम। अब ये एंड एल, अब ये क्या है, अब ये देखते हैं। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, सॉरी कहीं गलती है, यहाँ मैंने यूज़ नहीं किया ये साइन सेमीकोलन का। तो उसके बाद अब देखते हैं सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से, यानी सम ऑफ 8 पॉजिटिव इंटीजर्स। द सम ऑफ फर्स्ट 8 इंटीजर्स आर 36। अब इसको समझाने के लिए मैं यहाँ से ड्राइंग टूल को ओपन करता हूँ, अब मैं लेट्स सपोज मैं एक दफ़ा फिर इसको कंपाइल करवाता हूँ और मैं 3 का करता हूँ, जस्ट सम ऑफ फर्स्ट 3, वो दे रहा है हमें 6। तो कैसे 6 दे रहा है, यहाँ पेंसिल, यस। अच्छा, अब 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। और हमने क्या क्या रखा है कि अगर मैं इसको यहाँ आपको शो कराऊँ, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ फर्स्ट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आर 6। तो देखें 6 ही बनता है, पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर 1, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 1। फिर इटरेशन के बाद उसने कराया 2, फिर 2 में उसने एक और इटरेशन कराई 3, और इन सब को वो साथ साथ कर रहा है सम, और इनका आंसर आ रहा है हमारे पास 6। और अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ देखते हैं ये कैसे इसके अंदर लॉजिक यूज़ हो रहा है। तो वो लॉजिक ऐसे यूज़ हो रहा है कि हमने सम 0 से स्टार्ट कराया, यानी पहला सम तो 0 है, यानी 0 से ही स्टार्ट हो वो, यानी 1 2 3। तो जब मैंने वाइल लूप यूज़ की इटरेशन लेस देन इक्वल टू n, तो सम प्लस इज इक्वल टू इटरेशन प्लस प्लस, यानी इटरेशन में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया। तो इधर अगर हम देखें लास्ट में सी आउट में, यहाँ देखें वो सम को बार बार कैलकुलेट कराएगा, तो सम इसको और कहाँ तक लेके जाना है उसने n तक, और n हमने कह रखा है 3।
यानी 3 तक। सबसे पहला इंटीजर होता है 1, ठीक है जी। लूप चली सबसे पहले 1, तो 1, और उसके बाद फिर लूप नेक्स्ट टाइम आई तो वो हो चुका था 2। क्यों? क्योंकि इटरेशन लगी हुई है आई पे। लेकिन प्रीवियस जो सम होगा वो था 1, तो 1 के अंदर क्या प्लस हो जाएगा? नेक्स्ट वाला 2, नेक्स्ट वाला 2, यानी इटरेशन लगने के बाद जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो 2 + 1 3। अब क्योंकि इटरेशन ने फिर आगे जाना है, इटरेशन कहाँ तक लगी हुई है? तीसरे तक, 2 तक हो चुकी है। जब तीसरे पे वो जाएगी इटरेशन तो प्रीवियस हो चुका होगा ऑलरेडी 3। क्यों? क्योंकि प्रीवियस सम इन 2 को कैलकुलेट कर चुका होगा। तो फिर वही कंपोजिट ऑपरेटर लगा हुआ है, सम + 1 + 2 3, एंड जो नेक्स्ट इटरेशन थी वो 3 थी तो वो उसको ऐड कर देगा, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 यानी 6। तो अब इसी तरह मैं इसको एक दफ़ा फिर अगर कंपाइल करता हूँ और अब मैं लिखता हूँ सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फर्स्ट 4, तो वो दे रहा है 10। अब इसको मैं पेंट पे एक दफ़ा फिर रिमूव कर लूँ और फिर मैं ड्रा करके देखता हूँ साइज़। सॉरी, तो अब हम देखते हैं कि जो 4 वाला है, 4 वाला यूँ है कि सबसे पहले पहली इटरेशन थी 1, सबसे पहले 1 के बाद लूप आगे स्टार्ट हुई, ठीक है। आगे हुई तो इटरेशन हो चुकी थी, यानी दूसरी इटरेशन पे आई हो चुका था 2, बट हमने कंपोजिट ऑपरेटर लगा रखा है सम पे और इटरेशन ने चलना भी सम के हिसाब से है। तो जो प्रीवियस 1 था वो ऐड हो जाएगा 2 के साथ और ये मिल के बना देंगे 3, ठीक है जी। इसी तरह अब इटरेशन हो चुकी होगी 3 और प्रीवियस सम था 3 + 3 6, ठीक है। अब ये सम टोटल बन गया 6। अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए क्योंकि हमने 4 क्या रखा है तो प्रीवियस सम हो चुका होगा 6 और इटरेशन अब एक बढ़ा देंगे, उसके अंदर सम करा देंगे तो 4, तो 6 + 4 = 10 चौथी इटरेशन के लिए। तो इस हिसाब से ये लूप काम करेगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद सेम वही प्रोग्राम सम ऑफ इंटीजर्स वाला हम डू वाइल लूप को भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो डू वाइल लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हम डू के बाद भी एक स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। उसके बाद वाइल लूप को यूज़ करेंगे, लेकिन वाइल लूप को यूज़ करके उस फ़ौरन ही हम सी आउट लिखेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस में तो ये था कि हमने ये जो स्टेटमेंट डू के नीचे मैंने यहाँ लिखी है वो हमने ये सारी स्टेटमेंट जो है ना वाइल के नीचे लिखी हुई थी, ठीक है। तो इसमें ये नहीं करना, इसमें हमने क्या करना है, ये वाली स्टेटमेंट जो हमने यहाँ नीचे लिखी थी वो हमने डू के साथ लिख देनी है, ठीक है, जो हमने जिस पे इटरेशन लगानी है, ठीक है। और जो वाइल वाली स्टेटमेंट होगी ना, यानी वाइल के अंदर जो लूप कहाँ तक जाएगी वो हमने वाइल बाद में यूज़ करना है और फिर फ़ौरन ही हमने सी आउट
यूज़ कर देना है। तो ये जो है ना डू वाइल लूप को लिखने का तरीका है। और याद रहे कि ये अक्सर पेपर में भी आ जाता है कि ये जो वाइल लूप है ना डू वाइल में, हमने उस केस में वाइल लूप के साथ हमने ये सेमी कॉलन लगाना है, जबकि हम अगर सिंपल वाइल लूप यूज़ करते हैं तो हम ये सेमी कॉलन नहीं लगाते। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। बाकी ये भी वैसे ही है सेम, कुछ ज़्यादा लॉजिक इसमें नहीं है, सेम वही प्रोग्राम है। बस डू के अंदर मैंने सम वाली स्टेटमेंट लिख दी है, सम कंपोजिट और कंपोजिट ऑपरेटर लगा के फिर उस इटरेशन के अंदर एक का इंक्रीमेंट यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया है इटरेशन में। तो अगर अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो देखते हैं कि 4, तो सेम वही सम ऑफ फर्स्ट 4 इंटीजर्स आर 10। तो सेम ये वही प्रोग्राम था, बस डू वाइल लूप को हमने यूज़ किया है। अच्छा, तो अब हम फॉर लूप को यूज़ करके वही सम ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मालूम करेंगे कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं उसका प्रोग्राम फॉर लूप को यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं इंटीजर डिफ़ाइन करता हूँ, इंटीजर n, और मैं सी आउट में लिख देता हूँ। ये सारी लूप्स बेसिकली हैं एक ही तरह की, यानी काम उनका एक ही तरह का ही है। बस ये है कि जैसे वाइल लूप थी वो सिंपल है, बस कि हमने वाइल लूप के अंदर कंडीशन लिखनी है, बाकी चीज़ें बाहर लिखनी है, ठीक है। तो डू वाइल का है कि हम जो कंडीशन है वो तो वाइल में लिखेंगे, लेकिन डू के बाद भी हम कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह फॉर लूप है, वो फॉर लूप जो है उसके अंदर हम सारी चीज़ें जो है ना, यानी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और जो हमारे अपडेट है कि क्या चीज़ लूप के अंदर अपडेट होती रहे, वो सारी चीज़ें ना हम फॉर लूप के अंदर एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये बेसिकली इनका फ़र्क है, बाकी इन सब का जो प्रोसीजर है वो सारा सेम है। तो मैं लिखता हूँ सी आउट इंटर एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद मैं लिखता हूँ सी इन एन, एंड मैं लिखता हूँ इंट सम इक्वल्स टू 0 एंड देन अब सम को मैंने डिफ़ाइन करा लिया इंटीजर की फॉर्म में, ठीक है। अब मैं फॉर लूप को यूज़ करता हूँ फॉर। अब जो चीज़ें हैं ना वो नोट करने वाली हैं कि फॉर लूप में फॉर लूप है क्या दर हकीकत। तो फॉर लूप में सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीजर i इज़ इक्वल टू 1, यानी ये जो हम इटरेशन जिसे कहते हैं कि इटरेशन कहाँ से स्टार्ट हो। तो इनिशियलाइजेशन जो है बेसिकली वो पहला स्टेप होता है फॉर लूप के अंदर, यानी जो पहले हम लिखते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं सेमी कॉलन, और उसके बाद हम लिखते हैं इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन। तो कंडीशन में हमने क्या लिखना है कि कहाँ तक वो हो, वो कंडीशन देनी है कि इटरेशन कहाँ तक जाए। तो उसके लिए हम n तक दे देते हैं, और फिर लास्ट में हम अपडेट इटरेशन में जो अपडेट हो ऑन एवरी इटरेशन कि जो अपडेट होती रहे लास्ट तक, वो हम लास्ट पे लिखते हैं। तो बेसिकली ये, और लास्ट में हमने फिर सेमी कॉलन नहीं लगाना। इधर हमने इसको मैं थोड़ा ना स्पेस दे के लिख लेता हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। तो मतलब ये इनिशियलाइजेशन पहली स्टेटमेंट जो होगी ये इनिशियलाइजेशन है, फिर ये कंडीशन है, और उसके बाद ये जो है ये है अपडेट। तो ये फॉर लूप का जो है ना फॉर्मेट है। उसके बाद अब हम इस पे सम पे
फिर कंपोजिट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और इटरेशन आई यानी इटरेशन जो आई है वो बार बार जो उसका सम है ना ऑन एवरी इटरेशन वो सम हो के इटरेशन के हिसाब से हमें रिज़ल्ट देता रहे। ठीक है, जैसे मैंने पहले समझाया था प्रीवियस लूप्स में वाइल और डू वाइल में। तो अब मैं लिखता हूँ सी आउट सम ऑफ फर्स्ट n integers यहाँ मैं टैब की स्पेस भी दे देता हूँ। सो is sum and f। सो हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो इंटर एनी पॉजिटिव इंटीजर मैं 4 लिखता हूँ। अब सम ऑफ फर्स्ट 4 इंटीजर्स इज़ 10। तो ये थोड़ा सा यहाँ इशू इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ स्पेसिंग नहीं दी हुई। तो अब मैं चेक करता हूँ 4 इंटीजर्स, फर्स्ट 4 इंटीजर्स। यहाँ भी मैं अगर टैब इंक्लूड कर दूँ तो फिर हमारा प्रोग्राम थोड़ा प्यारा लगेगा। सो सम ऑफ फर्स्ट 4 इंटीजर्स इज़ 10। तो इस तरह ये भी वैसे ही प्रोग्राम था। तो जो मेन जो चीज़ थी वो ये समझने की थी जो कि 4 के अंदर हमने हमने सारा काम इधर ही करना है। 4 के अंदर, फॉर लूप के अंदर ही इनिशियलाइजेशन भी, कंडीशन भी और अपडेट भी। बाकी जो ये सम है सम इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो सम है ना वो 0 से स्टार्ट हो, मतलब उसके अंदर लास्ट में हमें कोई वैल्यू, अगर मैं यहाँ सम को 1 करता हूँ, इसका भी लॉजिक हम समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ 1 करता हूँ तो फिर अगर मैं कंपाइल करता हूँ और फिर मैं पहले 4 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालता हूँ तो फिर आता है 11। अब ये 11 क्यों आ रहा है? अब इन पहले 4 का सम तो है 10, लेकिन लास्ट में वो 1 ऐड कर देता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 2 करूँगा तो वो फिर लास्ट में 2 ऐड कर देगा। तो इसीलिए वो 0 हमने लगाया। अगर हम यहाँ ना भी लिखे 0 तो फिर भी उम्मीद है कि हमारा जो सम है, सम को बहरहाल हमें डिक्लेयर तो करवाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इज़ इक्वल टू 0 नहीं भी लिखता तो भी हमें वो 10 देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ इज़ इक्वल टू 0 इसलिए लिखते हैं कि भाई उसका जो हमारा जो सम हो उसके अंदर कोई मज़ीद ज़्यादा वैल्यू ना मिले हमें, तो वो 0 से ही हो स्टार्ट। ठीक है उसके अंदर किसी किस्म की कोई एडिशन ना हो जाए लास्ट में। तो और उसके बाद ये है कि एवरी इटरेशन, हर इटरेशन के बाद जब उसके अंदर अपडेट हो चुकी होगी तो जो सम है वो ऐड होता जाएगा। यानी जैसे 1 + 2, अब पहली इटरेशन में तो 1 नहीं आएगा क्योंकि पहले 1 नहीं होगा। उसके बाद सेकंड अपडेट हो जाएगी तो नेक्स्ट टर्म जो होगी 2, तो 1 + 2 ये एक सम हो जाएगा, 1 + 2। ठीक है, इज़ इक्वल टू 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3। ठीक है जी, तो इस हिसाब से ये कंटिन्यू चलेगा आगे, जो मैंने प्रीवियस इस तरह से समझाया था।